नमस्कार। राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबों का स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि पिछले क्लास में हम लोग ठोस के बारे में पढ़े थे। ठोस के सॉलिड के कितने प्रकार होते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड के दो प्रकार होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम लोग पढ़े थे कि उसके जो अवयवी कण होते हैं, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, एक ऑर्डर में सजा होता है पूरे ठोस में। उसके एक छोटे सा हिस्से में जो अवयवी कणों का अरेंजमेंट होगा, वही अरेंजमेंट पूरे ठोस में होगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड के में लॉन्ग शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, यानी उसके हर थोड़े दूरी पर जो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, उसमें अवयवी कणों का जो अरेंजमेंट है, वो पैटर्न जो है वो बदल जाता है, यानी वो चेंज कर जाता है। और ये दूसरी अंतर इसमें दोनों में हम पढ़े थे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है, एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है वो निश्चित होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड का एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन निश्चित नहीं होता है। जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को तेज धार के औजार से काटते हैं तो दो टुकड़े में बंटता है, और दोनों टुकड़े का जो जनित सतह होता है वो प्लेन और स्मूथ होता है। लेकिन अगर आप एमॉर्फस सॉलिड को तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो ये भी दो टुकड़े में बटेगा, लेकिन बराबर दो टुकड़े में नहीं बटेगा। इसका जो जनित सतह होगा, यानी कटने के बाद जो टुकड़े होंगे, उसका जो सतह होगा वो प्लेन और स्मूथ नहीं होगा। और एक बहुत बड़ी बात हुआ था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है एनाइसोट्रॉपिक होता है और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होता है। एनाइसोट्रॉपिक आप लोग को हमने बतलाया था कि जो इसके जो डिफरेंट दिशा जो होगा, यानी डायरेक्शन जो होगा, उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन जब एमॉर्फस सॉलिड में आप देखेंगे तो एमॉर्फस सॉलिड के डिफरेंट जो डायरेक्शन है, उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। उसके बाद हमने जो पाठ निहित प्रश्न है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन, उसको भी हमने देखा था। आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का वर्गीकरण करने जा रहे हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है उसके जो अवयवी कणों के बीच जो अंतराण्विक बल की जो प्रकृति है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स की जो नेचर है, उसके आधार पर हम लोग उसको चार कैटेगरी में, चार भाग में बांटते हैं, जिसमें एक है मोलिकुलर सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड और चौथा कोवलेंट, और उसी को कहते हैं हम लोग नेटवर्क सॉलिड। तो आज हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण करने जा रहे हैं, और जो उसके डिफरेंट टाइप है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, जैसा हम लोग देख रहे थे कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। ये जो हम लोग ने जो चार प्रकार में बांटा है, ये इस आधार पर बांटा है कि उसके जो अवयवी कण हैं उसके बीच किस तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेट हो रहा है, यानी किस प्रकार का फोर्स
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच लग रहा है। दूसरी, आप लोग को मालूम है कि हमारे आसपास जितने भी ठोस पदार्थ हैं उसमें अधिकांश क्रिस्टलाइन प्रकृति के होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को उसके कणों के बीच लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आणविक ठोस, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे मोलिकुलर सॉलिड। दूसरा है आयनिक ठोस, जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक सॉलिड। तीसरा है मेटालिक सॉलिड, जिस धात्विक ठोस। और चौथा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो अब हम लोग बारी बारी से इसके बारे में जानकारी लेंगे कि इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब आणविक ठोस यानी मोलिकुलर सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे कि जो मोलिकुलर सॉलिड है उसका जो नाम से ही ऐसा लग रहा है मोलिकुलर सॉलिड, जिसको हिंदी में कहते हैं आणविक ठोस। तो जो मोलिकुलर सॉलिड है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, यानी जो उसका अवयवी कण है जिससे वो बना हुआ है वो मोलिकुल होता है, जिसको हिंदी में अणु कहते हैं। और इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच भी डिफरेंट टाइप्स के फोर्स लगता है, और उसके आधार पर हम लोग इसको पुनः 3 सबवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें पहला है अध्रुवी आणविक ठोस, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। ये एटम अथवा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड से बने अणुओं द्वारा बना होता है। इसके मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो अणु होगा लेकिन वो उसका अणु और परमाणु एक ही होता है, जैसे इनर्ट गैस है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई एक बर्तन ले लिए हैं, यही जो है गैस जार है। अब इस गैस जार में हीलियम गैस रखा हुआ है। तो ये हीलियम और हीलियम जो एटम है, या आप इसको हीलियम मोलिकुल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो मोलिकुल है वो मोनो एटॉमिक है, यानी इसके मोलिकुल एक ही एटम का बना हुआ है। तो इसको आप एटम भी कह सकते हैं, मोलिकुल भी कह सकते हैं। तो ये हीलियम के बीच जो बल लगता है वो बिक होता है, माने इसको कह सकते हैं दुर्बल परिक्षेपण बल, या इसी को कहते हैं बिक डिस्पर्सन फोर्स, जो बहुत ही कमज़ोर होता है, यानी बिक होता है। इसको हम लोग लंदन फोर्स भी कहते हैं। लंदन नहीं, इसको लंदन पढ़िएगा, लंदन। एक वैज्ञानिक के नाम पर इस फोर्स का नाम पड़ा है। तो जो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड होता है उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो एटम हो सकता है या मोलिकुल हो सकता है, और ऐसा मोलिकुल होता है जिसके एटम के बीच नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, मौजूद रहता है। तो उसी प्रकार से देखिए, जैसे ये हीलियम हुआ, आर्गन हो सकता है, आयोडीन है, क्लोरीन है। तो ये सब के बीच जो फोर्स होता है वो बहुत ही वीक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स भी कहते हैं। अब देखिए कि
कमरे के ताप पर जो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड होता है वो गैस या द्रव की अवस्था में पाया जाता है। ये विद्युत रोधी होता है। विद्युत रोधी का मतलब है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, यानी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, जो गलनांक होता है, वो एक्सट्रीमली लो यानी बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो हम लोग नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड के बारे में पढ़ रहे थे कि उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच बहुत ही कमज़ोर अंतराण्विक बल इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, जैसे डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, विद्युत रोधी होता है। विद्युत रोधी मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका गलनांक यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है अत्यधिक कम होता है, एक्सट्रीमली लो। प्रायः देखा जाता है कि कमरे के ताप एवं दाब पर ये द्रव या गैस की अवस्था में पाया जाता है, यानी कमरे के ताप एवं दाब पर ये समान रूप से ठोस की अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका बहुत सारा उदाहरण है, जिसमें आपको कुछ उदाहरण यहाँ हम लिखे हैं, जैसे है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन etc। ये सब वैसे ठोस के उदाहरण हैं जो नॉन पोलर कोवलेंट सॉलिड के कैटेगरी में आते हैं। अब मोलिकुलर सॉलिड्स का जो दूसरा टाइप है, जिसको हम लोग कहते हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड, यानी ध्रुवीय मोलिकुलर सॉलिड। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग मोलिकुलर सॉलिड के टाइप के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पहला टाइप था अध्रुवीय आणविक ठोस यानी नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। उसका दूसरा जो प्रकार है ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक जो ठोस होता है यानी पोलर मोलिकुलर सॉलिड, तो इसके अणु पोलर कोवलेंट बॉन्ड से बने होते हैं। जैसे देखिए कि HCl है, तो ये H है और ये Cl है। तो आप देखिएगा कि यहाँ जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि A इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है और नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। तो आप देखिएगा कि यहाँ एक्चुअली है क्या कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो आपको पता है विद्युत ऋणात्मकता, जिसको कहते हैं कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो ये शेयर्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन जो है किसकी तरफ शिफ्ट रहता है, यानी किसकी तरफ रहता है, क्लोरीन की तरफ रहता है। अब देखिए, जब ये क्लोरीन की तरफ रहता है तो यहाँ होता क्या है कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और इस तरह का जो कोवलेंट बॉन्ड होता है इसको हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस पोलर कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जो बना हुआ सॉलिड है उसको हम पोलर मोलिकुलर सॉलिड कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि एक और यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्लोराइड का मोलिकुल है और यहाँ भी इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। तो इसके जो इस HCl का नेगेटिव इंड
और दूसरे HCl का पॉजिटिव एंड के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इस तरह से जब हम कहीं किसी बर्तन में HCl रखते हैं तो उसके मोलेकुल आपस में एक दूसरे से बंधे होंगे, यानी कहने का मतलब इसके दो मोलेकुल के बीच जो फोर्स लग रहा है, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो पोलर नेचर का होगा। इसीलिए इस तरह से का जो सॉलिड होगा उसे हम कहते हैं पोलर मोलेकुलर सॉलिड। ये भी प्रायः मुलायम होता है, यानी सॉफ्ट होता है, और ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। पास कब करता है, जब इसको हम वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो ये एक दूसरे से अलग हो जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड के तुलना में अधिक होता है। अधिकांश पोलर मोलेकुलर सॉलिड कमरे के ताप एवं दाब पर द्रव या गैस की अवस्था में पाया जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे HCl, HBr, HI, SO2 और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं, जो आपके आसपास मौजूद हैं। अब हम लोग मोलेकुलर सॉलिड का जो तीसरा टाइप है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेकुलर सॉलिड, उसको देखने जा रहे हैं। आप पिछले क्लास में माने 11th में एक चैप्टर है रासायनिक बंधन, उसमें आप जो प्राइमरी बॉन्ड होता है आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट, उसके अलावा कुछ सेकेंडरी बॉन्ड जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये सब के बारे में भी आपने पढ़ा है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डेड जो आणविक ठोस होते हैं, उसमें उसके मोलेकुल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, एक खास तरह का बॉन्ड लगता है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। आपने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा, और आज आपको मैं उसके बारे में पुनः थोड़ा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि आणविक सॉलिड का जो तीसरा टाइप है वो हाइड्रोजन अवंधित आणविक ठोस है, जिसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेकुलर सॉलिड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेकुलर सॉलिड में जो अणु होते हैं, अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में जानेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कंडीशन होता है कि हाइड्रोजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होना चाहिए। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो साइज है वो स्मॉल होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो। अगर साइज बड़ा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह का होता है, एक होता है इंटरमोलेकुलर और एक होता है इंट्रामोलेकुलर। इंटरमोलेकुलर हुआ कि दो मोलेकुल के बीच, और इंट्रामोलेकुलर हुआ कि एक ही मोलेकुल के दो पार्ट के बीच। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो इंटरमोलेकुलर होता है। देखिए, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इस तरह से होता है। जैसे देखिए वाटर है, तो वाटर में आप देख रहे हैं यही हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। ये हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब ये एक वाटर मोलेकुल जो होता है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देखिए, एक इधर बनाएगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब यहाँ जो वाटर मोलेकुल, दूसरा वाटर मोलेकुल है, उसके भी हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव होगा, और इसके बीच जो यही जो बॉन्ड बना, इसको हम लोग कहते हैं इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही देखते हैं कि H2O के मोलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि H2S मोलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। इसीलिए H2O यानी वाटर जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड द्रव की अवस्था में पाया जाता है, जबकि H2S जो है वो रूम टेम्परेचर पर गैस की अवस्था में पाया जाता है। उसी प्रकार से अमोनिया देखिए कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, जबकि PH3 फॉस्फीन जो है कमरे की ताप पर गैस की अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि अमोनिया मोलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जबकि फॉस्फीन PH3 मोलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। उसी तरह HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो कमरा के ताप पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, जबकि HCl जो है कमरे की ताप पर गैस की अवस्था में पाया जाता है। बहुत सारे जो केमिस्ट्री के जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि HCl के मोलिक्यूल के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो वीक होती है, कम होती है, जबकि HF के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। HF के केस में भी आप देख सकते हैं कि H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब ये दूसरे जो HF मोलिक्यूल होगा उसके भी हाइड्रोजन जो होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा और फ्लोरीन जो होगा पार्शियल नेगेटिव होगा। तो इस मोलिक्यूल के नेगेटिव इन और दूसरे मोलिक्यूल के पॉजिटिव इन के बीच जो यहाँ जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जो बॉन्ड बन रहा है, उसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का आपको कंडीशन बताएं कि हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज छोटा होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब पर कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस नहीं होगा तो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। बच्चों, आपको मैंने तीन कंडीशन जो बताया उसको पुनः एक बार बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज स्मॉल होना चाहिए, जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के रूप में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन होना चाहिए। तीसरा मैंने बोला कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ भी पाया जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट खास करके अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाता है। जैसे देखिए कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट है, वो उस ग्रुप में जितने भी और मेंबर्स के जैसे H2S है, H2SC है, H2T है, H2PO है, उस सब के तुलना में H2O का ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके मोलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ऐसे भी हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उपरोक्त दोनों से अधिक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा दोनों की तुलना में मौजूद है। ये कठोर होता है, जैसे आइस देखिए तो आइस क्या है, सॉलिड है, वाटर का सॉलिड स्टेट है जो क्या होता है, कठोर होता है। ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो हम लोग ने इस तरह से मोलिकुलर सॉलिड का जो तीन टाइप है वो देखा, और सॉलिड का पहला जो प्रकार था वो मोलिकुलर सॉलिड। अब हम लोग अगले क्लास में इसके जो दूसरे, तीसरे और चौथे टाइप जो है आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड,
कोवलेंट सॉलिड, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करेंगे। उम्मीद है कि आपको सारी बात ठीक से समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप लोग को बहुत सारी धन्यवाद, शुभकामना।